आप देख रहे हैं मातृभूमि में, आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में आज बात राजस्थान के जोधपुर की करेंगे, जहां कल दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये खबर हम आपको बताएं, उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पत्रकार वार्ता में माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, सूरसागर की नेता वरिष्ठ विधायक आदरणीय सूर्यकांता जी, पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अतुल बंसाली जी, पूर्व महापौर आदरणीय घनश्याम ओझा जी, उप महापौर देवेंद्र सालेचा जी, क्षेत्रीय विशेष जहां ये घटना हुई उसके पार्षद श्री सुरेश जोशी जी और सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, हमारा शहर भाईचारा, सौहार्द, अपनायत और प्रेम, इसका ऐसा केंद्र हो, ऐसी पहचान रखता है। देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना और माना गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में जिस तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। हम सब ने देखा और इस बार तो मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र भी हमारे साथ में विक्टिम्स की श्रृंखला में खड़े हैं। कल रात में, अभी 2 दिन पहले संपन्न हुए परशुराम जन्मोत्सव के बाद जिस तरह से जोधपुर शहर का हृदय स्थल जालोरी गेट विप्र बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज और साथ में परशुराम जयंती के बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ में अटा था, पुलिस के आग्रह पर और स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने उन सब झंडों को उन्हें हटाया, उन होर्डिंग्स को हटाया, ताकि आज ईद के दिन किसी तरह का वैमनस्य का माहौल पैदा न हो। लेकिन रात को उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहां हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहां पर बड़े जाब्ते के साथ में पहुंची तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे, उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लोना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया। पथराव निरंतर हो रहा था और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में
करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो। आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहाँ बैठी थी और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जा करके सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया। वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई। छुरा निकाला गया, वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है। भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। जब हम सोनारों का बास में पहुँचे, सोनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए। जोधपुर में महज 12 घंटे के अंदर हिंसा की 4 घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शांति की अपील कर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब में बीजेपी भी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर गहलोत सरकार की तुलना तालिबान से कर रही है। पुलिस का सायरन तेज है, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस वैन के सामने आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पथराव की चपेट में आई पुलिस वैन पहले बचने की कोशिश करती है, फिर बेबस होकर लौट जाती है। पत्थरबाजों के सामने लाचार नजर आ रही ये राजस्थान पुलिस है।
तस्वीरें जोधपुर के जालौरी गेट सर्कल की हैं, जहां सोमवार रात से ही सांप्रदायिक तनाव है। जिस जालौरी गेट सर्कल पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति भी है, जिन्होंने बापू के पद चिन्हों पर चलकर देश की आजादी का झंडा बुलंद किया था। लेकिन उन्हीं सेनानी की मूर्ति पर कल धार्मिक उन्माद चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईद के एक रोज पहले स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा टंगा हुआ है। ईद के बैनर से सर्कल पटा हुआ है और जगह जगह लाउड स्पीकर नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक चौराहे पर हरे झंडे और लाउड स्पीकर का दूसरे पक्ष ने विरोध जताया। दोनों पक्षों के बीच बहस हंगामे में बदल गई। दूसरे पक्ष ने हरे झंडे को निकालकर मूर्ति के सामने भगवा फहराया, लाउड स्पीकर हटा दिए, जिसके बाद सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस थी। पूरी रात जोधपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प चलती रही, जो आज सुबह एक बार फिर सुलगी। पूरी रात के उपद्रव के बाद आज प्रशासन भी नींद से जागा और स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के सामने तिरंगा लहराया। करौली, अलवर और जोधपुर की घटना से गहलोत सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है। आज अपने जन्मदिन के दिन भी जोधपुर की घटना पर उन्हें जवाब देना पड़ा। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है, किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर जोधपुर की घटना को बीजेपी का चुनावी प्रयोग बता दिया, तो बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वह चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तरह की स्थिति तभी होती है जब एक माहौल इस तरह का बना दिया जाता है जिसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं, एक विशेष समुदाय होता है, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब तुष्टीकरण की राजनीति चल रही हो, जब सरकार ही दो अलग अलग धर्मों के लिए अलग आदेश कर रही हो, तो एक तालिबानी माहौल बन जाता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री साहब, जो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जोधपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंच चुके हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव है और उससे पहले राजस्थान से लगातार तनावपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमलावर हैं। आपने राजवर्धन सिंह राठौर को भी सुना। तालिबानी शासन की बात की जा रही है कि राजस्थान में तो तालिबानी शासन है। मनोज वर्मा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनीष शर्मा जयपुर से मेरे साथ लाइव है। मनोज, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय क्या हालात है जोधपुर में? जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली वो शर्मनाक भी हैं, गंभीर भी हैं और चिंताजनक भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जोधपुर के उस सुनार मोहल्ले के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अचानक से नमाज के बाद एक भीड़ पहुँचती है और तोड़फोड़ शुरू कर देती है। इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण ज़रूर बनी हुई है, लेकिन इलाके में शांति है क्योंकि 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको इस जगह पर तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, दंगाई यहाँ पर करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब पहुँचे थे और अचानक से जो भी उनको चीज़ें यहाँ पर नज़र आई, गाड़ी में तोड़फोड़ की उन्होंने, बाइकों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा अब यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में आपको सिर्फ यहाँ पर पुलिस के अलावा कोई और नज़र नहीं आएगा। ये सुनारों का मोहल्ला है और आगे तक जितनी भी बाइकें आप देख रहे हैं, इन सभी बाइकों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर पथराव किया गया।
पत्थरबाजी यहाँ पर हुई और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन अरविंद आपको दिखा रहे हैं। इस मोहल्ले के अंदर जो लोगों ने बताया है कि अचानक से एक भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, जिनके पास हाथों में हथियार थे, उनके पास डंडे थे और वो यहाँ पर तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर थे? आप थे यहाँ पर? जी, अभी लोग मौजूद, आप थे यहाँ पर जब हुआ था हंगामा? जी, क्या नाम है आपका? धर्मांशु सोनी। धर्मांशु, क्या हुआ था, कितने बजे करीब थे और कौन लोग आए थे? करीब 11 बज रहे थे सर यहाँ पर, और इस साइड से करीब 8-10 लोग आए थे और एक के हाथ में तो नेकेड तलवार भी थी, और यहाँ से वो आए थे और यहाँ से दौड़ते दौड़ते वो वहाँ तक गए थे आगे तक, और आगे से फिर वो वापस आए और आगे काफ़ी उन्होंने उपद्रव भी किया था। मनोज, पूछिए क्या इसी इलाके के थे वो लोग जिनके हाथ में इन्होंने तलवार देखी, या वो बाहर से आए हुए लोग थे? दुकानों पे भी तलवारों के निशान हैं। फिर वो वापस वहाँ पे गए थे। क्या वो यहीं के आसपास के रहने वाले थे? आप उनको कभी देखा आपने उन्हें, या वो बाहर से आए हुए लोग थे? जी सर, इस बात का तो पता नहीं लगा सकते क्योंकि बालकनी में से देखा था, वो हमारी बालकनी है, और वहाँ पे भी कुछ पत्थर उन्होंने बरसाए थे यहाँ से नीचे से। यहाँ पे भी आप देख सकते पत्थर है, तो फिर तो हम अंदर चले गए थे। अब इस बात का पता नहीं है कि वो यहाँ के थे या किसी और शादी, मतलब कहाँ के थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ के थे या नहीं थे, लेकिन ये जो पत्थर हैं वो गवाह हैं इस चीज़ के कि ये देखिए, ये बड़े शार्प पत्थर हैं, और ये जो पत्थरबाजी है ये पूरे इस मोहल्ले के अंदर हुई है। बाइकें आप देख सकती हैं, बाइकों में तोड़फोड़ की गई है, और पत्थर ही पत्थर आपको यहाँ चारों तरफ इस पूरे मोहल्ले के अंदर नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मनोज को आप देख रहे हैं, मनोज जोधपुर से हमें ये बताते हुए कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं, तनाव है। हालांकि जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल कर लिया गया है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मनीष शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनीष जयपुर में मौजूद है। मनीष, लगातार पहले करौली, अलवर में हालांकि मामला दूसरा था, लेकिन अब जोधपुर, क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है, ये आरोप सही साबित होते हुए आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल शोभना, इसमें से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की घटना है पिछले एक महीने में राजस्थान में देखने को मिल रही है, उससे ये बात तो साबित है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर है। अगर हम जोधपुर के जो कल रात से लगातार घटनाक्रम हो रहा है उसी के उदाहरण को देखें तो जो कर्फ्यू 10 थाना क्षेत्रों में दोपहर बाद लगाया गया, अगर वो सुबह लगा दिया जाता, ये देखते हुए कि ईद का दिन है और ऐसे में लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ेगी, तो एहतियातन अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जिन 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है वहां से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हिंसा की कोई नई खबर सामने नहीं आई है। इस बीच राजस्थान सरकार के 2 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए जोधपुर भेज दिया गया है और वो तमाम घटनाक्रम पर निगाहें रखे हुए हैं। फिलहाल कर्फ्यू 4 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। सवाल बहुत वाजिब है कि जो कर्फ्यू दोपहर बाद लगाया गया वो सुबह से क्यों नहीं लगाया गया, लेकिन अगर पुलिस ये कर्फ्यू सुबह से लगा देती तो शायद सवाल ये उठते कि मुसलमानों को ईद मनाने से रोका गया, अपने त्योहारों पे तो नहीं लगाया जाता है, ईद थी तो इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद चिंताजनक जोधपुर में इस समय बनी हुई है। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जो मुल्क कभी अपनी खुशहाली पर खिलखिलाता था, आज वो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। जो मुल्क कभी तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, आज वो तबाही की दलदल में धंस चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, उस यूक्रेन की जो पिछले 68 दिनों से जंग की आग में जल रहा है। बुलेटिन में अब देखिए यूक्रेन के एक गांव से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यूक्रेन में चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए हैं रूसी फौज की बर्बरता के निशान। बर्बरता का यह सिलसिला पिछले 68 दिनों से जारी है। पिछले 68 दिनों में रूस की फौज ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर कब्जा जमाया। साथ ही रूसी सेना के टैंकों ने कई छोटे छोटे कस्बों और गांवों को भी पूरी तरह रौंद डाला। एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह आज आपको यूक्रेन के एक ऐसे ही गांव में लेकर चलेंगे जो रूसी हमले का गवाह है। इस गांव का नाम है ओचेरा। ये जो हरे रंग के डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब जो बंकर्स हैं, इसका
इस्तेमाल रूस की सेना ने किया था। ये हरे रंग के आपको बंकर नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिए ऐसे लगता है मिट्टी का पूरा ढेर है और ये इस जंगल का हिस्सा होगा या फिर खेत का हिस्सा होगा, लेकिन हकीकत में जरा इस खेत की तरफ देखिए। यहाँ अंदर काफ़ी जगह है और अंदर कम से कम 8 से 10 लोग रह सकते हैं। और ये जो हरे रंग के बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं, ये हरे रंग के बॉक्सेज में हथियार होते हैं जिसका इस्तेमाल रूस की सेना ने किया हुआ है। बहुत सारे मिसाइल भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए एक मिसाइल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका खोल है यहाँ पर, शेल यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे खेतों का इस्तेमाल और जमीन का इस्तेमाल रूस की सेना ने किया। इस प्रकार से यहाँ पर गड्ढे बनाए कि आने जाने के लिए आसानी हो जाए। खेतों में अपने अलग अलग बेस बनाए। यूक्रेन के वॉर जोन से रिपोर्टिंग के दौरान एबीपी न्यूज की टीम रूसी फौज के उस सीक्रेट ठिकाने तक पहुंची जहां कई घातक हमलों की रणनीति तैयार की गई थी, और वो रणनीति तैयार होती थी इन बंकरों में। का इस्तेमाल किया था। ये देखिए ये बंकर और ये टैंक, ये देखिए ये खना गया है और ये पहियों के निशान देखिए, टैंकों के जो पहिए होते हैं उसके निशान यहाँ पर टैंक लगाए गए थे और यहाँ से टैंक यहाँ पर पार्क किए गए थे। चारों तरफ से ये खनकर बनाया गया है और यहाँ से हमले को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ से बड़े शहर जो है यूक्रेन के वो निशाने पर आते हैं, तो इस जगह का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ से टैंक मारे जा रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये अंदर किस प्रकार से खन के ये यहाँ पर बंकर बनाया गया है और यहाँ देखिए किस प्रकार से सामान रखे गए हैं, हथियार रखे गए हैं और चूल्हा यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है और अंदर देखिए मिसाइल वहाँ पर पड़ा हुआ है और बहुत सारी वहाँ पे हथियार के जो पुर्जे हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बंकर बनाया गया है, ऊपर मिट्टी है और यहाँ पर रूसी जो बॉक्सेस हैं हथियारों के उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर बंकर बनाया गया है। अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है और आपको बताएं कि यहाँ पर रूस की सेना किस प्रकार से रह रही थी। अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है और अंदर कपड़े नज़र आ रहे हैं और सोने के बिस्तर भी नज़र आ रहे हैं, ओढ़ने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यूक्रेन के गांव में रूसी फौज के बंकरों की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि रूस का पहला हमला बहुत जोरदार था। रूस ने यूक्रेन आर्मी को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया था। मतलब ये कि रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर धावा बोल रही थी। जहां जहां रूसी फौज ने कब्जा किया था वहां लोगों की आजादी छीन ली गई थी। उनकी जिंदगी पर हर वक्त मंडराता रहता था खतरा। अब हम आपको रूसी सेना के एक और बंकर के अंदर ले चलते हैं। ये सीक्रेट बंकर देखने में भले ही छोटा सा नजर आता है, लेकिन असल में ये किसी किले से कम नहीं है। ये अजोरा नाम का गांव है जो कि होस्तुमल यानी कि जो एयरपोर्ट की बात है, जो एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया गया था युद्ध के शुरुआती दिनों में, उसके नज़दीक ये गांव आता है। यहाँ देखिए हम ये पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे दूसरा टैंक पार्क किया गया था और यहाँ देखिए हम क्या क्या देख सकते हैं। ये देखिए बॉक्सेस और इतने बड़े बड़े शेल्स हैं। देखिए ये इतने बड़े बड़े शेल्स आपको नज़र आ जाएंगे, रॉकेट शेल्स। जूते पड़े हुए हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ देखिए सेल्स का यहाँ पर तो अंबार पड़ा हुआ है और देखिए सामने और रूसी जैकेट वहाँ पर और बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े सेल्स वहाँ पर पड़े हुए हैं और देखिए तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ भी वही तरीका, यहाँ साबुन रखा गया है और बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो जाए और उसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी यहाँ पर टैंक और फिर टैंकों के जो गोले हैं उसके शेल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ से हमले को अंजाम दिया जा रहा था। और देखिए जहाँ टैंक पार्क होता है उसके ठीक पास में एक बंकर बना होता है, तो ये रहा वो बंकर। और ये देखिए सेल्स, ये इतने बड़े बड़े, ये काफ़ी वजन है, शायद इस्तेमाल ना हुआ हो। इस प्रकार के डब्बों में इस प्रकार के ये जो रॉकेट या हम कह सकते हैं इसके टैंक के गोले हैं उसका इस्तेमाल किया गया। इस रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की धरती पर जो बंकर बनाए थे वहां जरूरत का हर सामान मौजूद था। यहां बेडरूम से लेकर किचन तक हर इंतजाम किया गया था। एक एक बंकर में 15 से 20 सैनिकों के रहने की जगह बनाई गई थी।
शंकर में भी लगभग वही तस्वीर है। ये देखिए छोटा सा यहाँ काट के चूल्हा बनाया गया है। ये देखिए जो हथियारों के पार्ट्स होते हैं उसको लेकर एक चूल्हा बनाया गया है। यहाँ पर अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं। अंदर दिखाते हैं। ये तो अंदर बाकायदा पूरा 1 रूम या 1 बेडरूम किचन है। आसिफ ये तस्वीर दिखाइए। ये देखिए पूरा एक अच्छा खासा 6 इंच का मोटा गद्दा है और अंदर ओढ़ने की चीज़ें हैं और पूरा खन के इसे बनाया गया है। और लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी का ढेर है ताकि जलाकर आग से खाना पकाया जा सके, हाथ सेका जा सके। और मिसाइल के जो खोल हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, जो गोले हैं उसका इस्तेमाल किया गया, शेल के यहाँ पड़े हुए हैं बेस बनाने के लिए। अंदर देखिए सोने और रहने का पूरा ठिकाना है और कितना मजबूत बनाया गया है। आसिफ बैठकर जरा ये तस्वीर दिखाइए कि लकड़ी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है और सब कुछ यहाँ पर ढका हुआ है। और इसमें आसानी से 4 से 5 लोग आसानी से रह सकते हैं। कितना मोटा गद्दा है, इस पर रहने के लिए पूरा जगह है। और अंदर तक आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से अंदर गद्दा बिछा हुआ है, अंदर बैठने की जगह है। और देखिए किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। जो ये गोले होते हैं, गोलों के शेल होते हैं, उस शेल का इस्तेमाल सामान रखने के लिए पटरी बनाकर यहाँ पर रखने के लिए किया गया। बहुत सारे सेल्स यहाँ पर सब पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रेड का पैकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। रूसी सैनिक यूक्रेन के सुनसान इलाके में बनाए गए इन बंकरों के अंदर करीब महीने भर तक रहे। ये तो यूक्रेन से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरीके से रूसी सेना बंकर बनाकर रह रही थी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ पौड़ी के बिथ्याड़ी गांव में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के अनावरण के बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं। ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OPS नेगी जी, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी उत्तराखंड के मेरे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि को कोटि नमन करता हूं। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहां पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था,
यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए थे। तो अपने पैतृक गांव बिधियाड़ी के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। वहां के लोगों को संबोधित करते हुए आपने सुना उनको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।